हेलो एंड ग्रेट वेलकम। अब बेटे जैसा कि देख ही रहे हैं आप अपनी स्क्रीन्स पे लिखा हुआ सीए ग्रुप 1 एडवांस अकाउंट्स। इस पर्टिकुलर सेशन में हमने बातचीत करनी है कि एडवांस अकाउंट की हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमने प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है कि एक अच्छे अंकों के साथ, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आने वाले अटेम्प्ट में हम एडवांस अकाउंट्स का पेपर बड़ी आसानी से क्लियर कर लें। तो इन तमाम चीज़ों की चर्चा हम अभी करते हैं, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी है कि आपको वीडियो थोड़ा सा अंत तक देखने का पेशेंस दिखाना होगा। करेक्ट? अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ माइलेज आउट ऑफ दिस वीडियो। आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे, आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी, आपको एडवांटेज मिलेगी, आपको कुछ ऐसी चीज़ों के इनपुट्स मिलेंगे जिसको आप यूज़ कर करके एक अच्छी तैयारी, एक मुस्तकम और स्ट्रॉन्ग तैयारी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ बच्चों ने ये भी मुझे क्वेश्चंस मैसेज में क्वेश्चंस करे हुए हैं, सर थोड़ा सा इस बारे में भी बातचीत कर लेना, कौन सी फैकल्टी सबसे अच्छी है, एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस हमें कहाँ से लेनी है। कुछ बच्चों ने ये भी क्वेश्चन पूछा है, सर क्या इसकी तैयारी खुद करी जा सकती है। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछ लिया, सर कुछ यूट्यूब सजेस्ट करो, यूट्यूब चैनल सजेस्ट करो जहाँ से फ्री में कोचिंग वगैरह ले सकते हैं। अच्छी बात है, अगर आपने क्वेश्चंस पूछे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके आंसर्स भी दें। हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल अनबायस तरीके से उनके आंसर्स दिए जाएं और वो आंसर्स आपको डेफिनेटली इस वीडियो में ही मिलेंगे। लेट्स हैव अ लुक ओवर द मेन पॉइंट। तो तैयारी कैसे करनी है एडवांस अकाउंट्स की, जिसको हम बोलेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब ही होता है कि एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग जिसके तहत आप अपने मिशन में कामयाब हो सकें। किसी भी सब्जेक्ट की, सिर्फ एडवांस अकाउंट्स की नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की जब आप तैयारी करते हैं या जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट और अहम होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने अपने सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह से ये पता रहे कि आपके कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं। क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि बच्चे सिलेबस का ध्यान नहीं रखते हैं और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके सिलेबस में से ही होता है, लेकिन बिकॉज आपने सिलेबस ध्यान से नहीं पढ़ा होता तो सडनली एग्जामिनेशन में आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल एक अजनबी लगता है। करेक्ट? और ऐसा लगता है कि आपने ये टॉपिक तो करा ही नहीं, तो उस जाहिर है कि उस वक्त आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। अब एक बार सब सिलेबस का अच्छी तरह से, गहनता से, मैंने कहा उसको रीड करने के बाद अब आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। जब आपको ये पता लग गया कि ये टॉपिक आपके कोर्स के पार्ट है, तो अगले स्टेप में आपने अपने सिलेबस को एनालाइज करना है। एनालाइज करने से मेरा मतलब क्या है कि आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, खासतौर से एडवांस अकाउंट जैसे पेपर में, कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कॉम्प्रिहेंसिवली थियोरेटिकल ओरिएंटेड है। कौन से ऐसे टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं जिसमें कि कुछ पोर्शन थियोरेटिकल है और कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल है। कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें से प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये हमारा मतलब है थ्रेडबेयर एनालिसिस से। ना सिर्फ ये, थ्रेडबेयर एनालिसिस में हम इस चीज़ को भी इंक्लूड करते हैं कि जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो यू शुड बी इन ए पोजीशन कि आप एक प्रायोरिटी लिस्ट दे सकें कि कौन सा चैप्टर सबसे अहम है, उसके बाद कौन सा चैप्टर, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा चैप्टर। जब आप इस पोजीशन में आ जाएं तो उसके बाद फाइनल स्टेप हमारा जो होगा कि जो कुछ हमने अभी तक एनालिसिस करा है उसका एग्जीक्यूशन कैसे करें, उसको इंप्लीमेंट कैसे करें। तो इन तमाम चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ सिलेबस। अब जहाँ तक आपके सिलेबस के एनालिसिस का सवाल है, जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ने जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उसको 5 यूनिट में दिया हुआ है। यूनिट 1 है जिसके अंदर बेसिकली आपको पढ़ना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। अभी मैं सिर्फ सिलेबस को रीड कर रहा हूँ। उसके अलावा जो सेकंड यूनिट है उसमें इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है कि फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इसमें आपको अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जो तीसरा है वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। करेक्ट? उसके अलावा चौथी यूनिट जो आपको इंस्टीट्यूट ने सप्लाई करी हुई है उसमें लिखा हुआ है शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013 डिवीजन 1 और उसके अंदर लिखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली जो शेड्यूल 4 है ये सारा का सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, यानी कि इसमें आपको चैप्टर करना पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की तो बातचीत करते ही हैं, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शामिल करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि ये देखा जाए तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके तहत आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, और उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके अलावा फिर बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज एक छोटा चैप्टर है
और इस यूनिट के अंदर ही लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं और दोनों हैवी वेट चैप्टर है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। ये तो अभी मैं कोर्स को रीड कर रहा हूँ। तो यूनिट 4 में ये दिया हुआ है और यूनिट 5 में लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस। अब हमने कोर्स को तो रीड कर लिया, मैंने कहा मेन काम होता है हमने इसको एनालाइज करना। अब जहाँ तक यूनिट 1 का सवाल है तो ध्यान ये देना है कि जो ये यूनिट है जिसमें कि लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि इस पर्टिकुलर यूनिट में बेसिकली इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और थोड़ा बहुत इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पता हो। इस यूनिट से एग्जामिनेशन में आप सिर्फ MCQ एक्सपेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि इसके अंदर बेसिकली इस यूनिट के अंदर आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको मालूम है इंडिया में 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। जो सेट पहले से ही चला आ रहा है उसको हम एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं या सिंपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं। उसके अलावा इंडिया में एक नया सेट है जिसको कि हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। हालांकि आपके सिलेबस का मेन हिस्सा जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। तो जो ये यूनिट 1 है इसके अंदर जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ओवरव्यू पढ़ेंगे तो आपको ओवरव्यू के तहत यही पढ़ना होगा कि जो कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक इशू हुए हैं, कितने इफेक्टिवली नोटिफाइड हैं, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विड्रॉ कर लिए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से एंटरप्राइजेस पर अप्लाई होते हैं, कौन कौन से एंटरप्राइजेस पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की चर्चा जो है वो इस पर्टिकुलर यूनिट में होगी जब आप डीपली कोर्स करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर फिर ओवरव्यू ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे मैंने कहा कि ये एक नया सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको मालूम हो कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली हैं क्या ये, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ कंपनीज पर ही लागू होते हैं और कौन कौन सी कंपनीज पर ये लागू होते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। मैंने कहा एग्जामिनेशन का जहाँ तक सवाल है इसमें से आप MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा चैप्टर है फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क भी बेस कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें से भी एग्जामिनेशन में आप सिर्फ और सिर्फ MCQ एक्सपेक्ट करेंगे। अब बारी आती है जो तीसरी यूनिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, क्योंकि मैंने कहा कि जो आपका कोर्स है उसमें सबसे मेन पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब पहले क्या होता था, अकाउंट्स जो है ग्रुप 1 में भी होता था, ग्रुप 2 में भी होता था, तो इतना लोड नहीं होता था। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो ग्रुप 1 में, क्योंकि अब आपका अकाउंट्स जो है वो सिर्फ ग्रुप 1 के अंदर है, एडवांस अकाउंट्स। इज इट क्लियर टू यू? तो इंटर लेवल पे अब आपने सारे के सारे एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनको हम सिंपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, वो पढ़ने हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपकी जानकारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और इसका एनालिसिस भी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं ये बता दूं आपको, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये मैंने उनकी लिस्ट लिखी हुई है। अब वो लिस्ट हमें अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मेन चीज़ क्या मालूम होनी चाहिए। आपको मेन चीज़ ये मालूम होनी चाहिए कि अभी तक इंडिया में टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हो चुके हैं। टोटल स्टैंडर्ड कितने इशू हो चुके हैं? 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो चुके हैं। अब जो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुए हैं उसमें से 2 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो अब बेसिकली आपको नहीं करने हैं, सिंपली क्योंकि वो स्टैंडर्ड विड्रॉ कर लिए गए हैं। विड्रॉ का मतलब है कि हमने पहले उसको ड्रॉ करा था, अब हम इंक्लूड करा था, अब हमने उसको एक्सक्लूड कर लिया है। करेक्ट, पहले इंक्लूड करा हुआ था, अब उनको विड्रॉ कर लिया गया। कौन से वो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं? एक है AS6 और एक है AS8। AS6 पहले डेप्रिसिएशन नाम का एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, लेकिन AS6 कहने के लिए तो हम कह रहे हैं कि हमने इसको विड्रॉ कर लिया, लेकिन हकीकत यह है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 का कंटेंट है वो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 के कंटेंट के साथ सम्मिलित हो गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 का ताल्लुक जो है वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से है। तो डेप्रिसिएशन में जो चीज़ें हम पहले पढ़ा करते थे सेपरेटली, वो अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 के अंदर ही पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 का समावेश जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 में हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड A8 इसका ताल्लुक जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से था। अब ये वाला जो हिस्सा है या इस स्टैंडर्ड के जो कंटेंट हुआ करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपने पढ़ने नहीं है, वो आप पढ़ोगे, लेकिन वो अब आप AS26 में पढ़ोगे। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS8 जो है वो 26 के अंदर चला गया है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 जो है वो AS10 के अंदर चला गया है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ तक मैंने कहा कि स्टैंडर्ड्स का सवाल है, टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, हालांकि 2 तो अब विड्रॉ कर लिए गए हैं। इसका मतलब आपको 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर भी पढ़ने। अब ये जैसे ही बच्चे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट देखते हैं तो बच्चों को बड़ा डर लगता है। वैसे तो ये हकीकत है कि जो आपका कोर्स है वो बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, करेक्ट, ये छोटा कोर्स नहीं है।
तो ये तमाम स्टैंडर्ड्स हैं 29 स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें से 2 स्टैंडर्ड तो हो गए हैं आउट, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, आपको ध्यान क्या रखना है कि इन 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से 6 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर की तरह हैं, यानी कि जब आप प्रैक्टिकल चैप्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टैंडर्ड कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमें करने हैं, यानी कि ये नोटिफाइड स्टैंडर्ड हैं। इन 29 में से 6 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। कौन कौन से वो स्टैंडर्ड हैं? जैसे कि AS3 जिसका कि ताल्लुक जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से है, आपको मालूम ही है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब करा जाएगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 उसके साथ कवर हो जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इसका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से है, यानी कि AS13 आपको पढ़ना तो है, लेकिन आप ये मान करके चलेंगे जैसे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एक तरीके से कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसी तरह से AS14 का ताल्लुक अमालगमेशन ऑफ कंपनीज है, यानी कि जब हम अमालगमेशन यानी कि जब आप अपनी तैयारी करेंगे अमालगमेशन ऑफ कंपनीज की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है उसका ताल्लुक अमालगमेशन से है, यानी कि AS14 ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है जब आप अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का चैप्टर करते हैं। उसके अलावा ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, वैसे तो ये 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 21 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का जो ताल्लुक है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब होता क्या है कि बच्चे जब इस यूनिट को देखते हैं तो कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि जो यूनिट 4 और यूनिट 5 है सिर्फ यही हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आपको समझ में क्या आना चाहिए कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 को भी आप प्रैक्टिकल चैप्टर के रूप में लेकर के चलें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को भी आप प्रैक्टिकल चैप्टर के रूप में लेकर चलेंगे, और AS14 जिसका कि ताल्लुक अमालगमेशन और कंपनी से है, वो तो खैर दिया ही प्रैक्टिकल यूनिट के अंदर भी है और AS14 में भी दिया हुआ है, लेकिन AS14 में जो कॉन्टेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के अंदर आप पढ़ेंगे। अब मैंने कहा कि ये जो स्टैंडर्ड है AS21, इंटरनेट लैग लगता है थोड़ा सा हुआ है, जस्ट वेट फॉर ए वाइल। जो इंटरनेट लैग होने से थोड़ी सी, हाँ, तो अब ये इंटरनेट लैगिंग ठीक हो गई है, बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो AS21 की मैं बातचीत कर रहा था। तो AS21 जो है ये सबसे मेन चैप्टर में से एक है। इसका ताल्लुक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है, यानी कि जो आपका सबसे मेन प्रैक्टिकल चैप्टर है, आप ये मान करके चलें कि वो AS21 है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज इट क्लियर टू यू? और जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो इसके साथ ही हम AS23 भी कर लेंगे और AS27 भी कर लेंगे। AS23 का जो ताल्लुक है अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट से है, और AS27 का जो ताल्लुक है अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर से है। तो इसका मतलब ये 3 भी एक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसका मतलब जो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अब आपको पता लग गया कि उसमें से 6 तो कंप्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसका मतलब अब बच गए कितने स्टैंडर्ड? 21। अब 21 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचे हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जनरली एग्जामिनेशन में, उसमें आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक केस स्टडी दी जाती है और इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ स्टैंडर्ड आपको उसके आंसर देने होते हैं। तो थॉरोली स्टैंडर्ड्स को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड ना सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके एक अच्छे प्रोफेशनल के बनने में भी बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो ये आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। और मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस से बच्चे इस पार्ट को कई बार निगलेक्ट करते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि अब जो बचे हुए 21 स्टैंडर्ड आपको करने हैं, क्योंकि 27 स्टैंडर्ड में से 6 तो प्रैक्टिकल ही हैं एक तरीके से। अब जो बचे हुए 21 स्टैंडर्ड्स हैं, बचे हुए 21 स्टैंडर्ड हैं, उन बचे हुए स्टैंडर्ड्स के अंदर भी आपको ध्यान क्या रखना है कि 13 स्टैंडर्ड ऐसे हैं, 13 स्टैंडर्ड ऐसे हैं, ये जस्ट वेट, 13 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसमें से कि केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं। केस स्टडीज, ये स्टैंडर्ड ऐसे हैं। इसका मतलब जो बचे हुए 21 स्टैंडर्ड हैं उसमें से इन 13 स्टैंडर्ड्स को, कौन कौन से वो 13 स्टैंडर्ड्स हैं अभी मैं बता रहा हूँ, उन 13 स्टैंडर्ड्स को आपने बहुत ध्यान से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इन 13 स्टैंडर्ड्स के अंदर जैसा कि मैंने कहा, एक तो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2, जब सबको मालूम है इसका ताल्लुक इन्वेंट्री वैल्यूएशन से है। इसी तरह AS7 का ताल्लुक जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से है। 9 का ताल्लुक रेवेन्यू रिकग्निशन से है।
और 10 का ताल्लुक अभी मैंने बताया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से है। 11 इसमें आप बेसिकली पढ़ेंगे चेंजेस, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं तो अकाउंटिंग करते वक्त उनको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करा जाता है। AS 12 का ताल्लुक गवर्नमेंट ग्रांट से है, 16 का ताल्लुक बोरोइंग कॉस्ट से है, 19 का ताल्लुक लीजेस से है, 20 का अर्निंग पर शेयर से, 20 का इनकम टैक्स से, 25 का जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से, 26 में इंटेंजिबल एसेट से और 28 जो है वो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से है। ये 13 स्टैंडर्ड आपको बहुत अच्छी तरह इसलिए करने हैं, मैंने कहा कि इनमें से केस स्टडीज पूछी जा सकती है। इज इट क्लियर टू यू? अब जो बचे हुए 8 स्टैंडर्ड हैं जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, 4, 5, 15, 17, 18, 24 और 29, मैं ये नहीं कह रहा कि इन स्टैंडर्ड में से केस स्टडी नहीं पूछी जा सकती है, लेकिन आपको एक ब्रॉड पिक्चर देने की कोशिश करी गई है कि जब आप अपनी एक अच्छी स्ट्रेटेजी के तहत अपनी तैयारी करें तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि किन स्टैंडर्ड, कौन से ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिसमें से ज़्यादा चांसेस हैं केस स्टडीज़ के आने के। इन स्टैंडर्ड में से 99% आपको थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस और MCQ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थ्योरेटिकल और मैंने कहा बेसिकली MCQ क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो जब मैंने कहा कि अपने सिलेबस को बहुत ध्यान से एनालाइज करना है तो इसका मतलब क्या है ये अब आपकी समझ में आना चाहिए। तो आपने देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जब हमने बातचीत करी तो मैंने ये जो रेड पेन से लिखा ये शीट में शेयर कर दूंगा। अगर आप इन शीट को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अभी आपको दे दूंगा, वहाँ से ये शीट्स आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट मैंने बनाई है इसके अंदर मैंने रेड पेन से ये लिखा ही हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ मैं आपका पॉइंट आपको ये बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड हैं। और ये जो मैंने ग्रीन से लिखे हैं मैंने बता ही दिया है और इसके आगे मैंने क्रॉस आउट करा हुआ है। ये दोनों स्टैंडर्ड जो हैं अब आपको नहीं इसलिए करने हैं क्योंकि इनको विड्रॉ करा गया है, ये विड्रॉ कर लिए गए हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट मैंने अभी बताया ये भी प्रैक्टिकल चैप्टर है। अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ये भी एक तरीके से प्रैक्टिकल चैप्टर के रूप में आपने कंसीडर करना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। तो ये सब तो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर है। जो बचे हुए 21 स्टैंडर्ड थे उसमें से भी कौन से स्टैंडर्ड में से केस स्टडी आ सकती है और किस में से ज़्यादा चांसेस हैं थ्योरी और MCQ के, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। इसका मतलब अगर हम नतीजा निकालें तो हमको सिर्फ ये समझ के नहीं चलना है कि हमारा प्रैक्टिकल प्रोपोर्शन जो है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस ख्याल को लेकर के चलते हैं कि ब्रांच अकाउंट्स दिया हुआ है ये तो प्रैक्टिकल है ही है। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बाईबैक ऑफ शेयर है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन है। तो जब हम एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने से हमको अब ये पता लग गया कि हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन कौन कौन से हैं। और ये हमारी वो बुक है एडवांस अकाउंट्स वॉल्यूम 1 प्रैक्टिकल चैप्टर, और जिसमें लिखा हुआ है मैंने कॉन्सेप्ट डोजियर प्लस इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन बैंक। अब ये जो हमारी बुक है इसमें जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उनको हमने इंक्लूड कराए। कौन कौन से प्रैक्टिकल चैप्टर, जैसा कि मैंने बताया, एक तो बाई बैक ऑफ शेयर्स, इज इट क्लियर टू यू? वो तो यूनिट में दिया ही हुआ था, बाई बैक ऑफ शेयर्स। उसके अलावा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन वो भी यूनिट में क्लियरली दिए थे। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंट्स, ये तो खैर दिया ही हुआ है। लेकिन उसके अलावा हमने इस पर्टिकुलर बुक में यानी कि इस वॉल्यूम के अंदर, टोटल हमारे 3 वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर हमने प्रैक्टिकल चैप्टर्स के अंदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रखा है, AS 23 को भी रखा है और 27 को भी रखा है इसमें आप, और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग यानी कि AS 13 को भी रखा है। तो इसका मतलब जब हम कैश फ्लो करेंगे तो AS 3 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अमालगमेशन करेंगे तो 14 ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, इन्वेस्टमेंट में 13 कवर हो जाता है और कंसोलिडेशन में 21, 23 और 27 आपके कवर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स के अंदर, और इसकी लिस्ट भी वैसे मैंने यहाँ पर दी हुई है, तो ये सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हमने अपनी वॉल्यूम 1 के अंदर रखे हुए हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हमारा दूसरा वॉल्यूम है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे अच्छी महारत हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस पढ़ते हैं तो उस गाइडलाइन को कई बार समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और वो तब आसान हो सकती है जब हर गाइडलाइन के बाद आपको एक एग्जाम्पल दिया हो, ताकि एग्जाम्पल को पढ़ करके ठीक तरीके से आप प्रोविजन का इम्पैक्ट समझ सकें। और हमने कोशिश करी है लार्ज नंबर ऑफ केस स्टडीज़ देने की, और हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग यू लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हाट वी कॉल केस स्टडीज़। इज इट क्लियर टू यू? इसके अंदर मैंने लिखा ही है कॉन्सेप्ट डोजियर प्लस इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज़, और जो भी जितनी भी हमारी ये बुक्स हैं वॉल्यूम 1, 2, 3 ये सारी की सारी फुल्ली सॉल्व बुक्स हैं। उसके अलावा फिर डिवीज़न
ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो ही गई है। और उसके अलावा फिर जो तीसरी है हमारी, ये है एमसीक्यू। इसमें लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यू वॉल्ट हैं। तो ये हमारा थर्ड वॉल्यूम है। अब मैंने कुछ लम्हा पहले आपसे यही कहा था कि पहले तो सिलेबस का बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद उसको और गहराई से एनालाइज करना चाहिए। गहराई से एनालाइज करने के बाद अब आपने इस पोजीशन पे आ जाना है कि आपको ये पता लगे कि आपके सबसे अहम चैप्टर कौन से हैं। अगर एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की मुझे छूट दी जाए तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपका जो सबसे मेन चैप्टर है वो है कंसोलिडेटेड, यहाँ गलती से कैश फ्लो प्रिंट हो गया है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका सबसे अहम मेन चैप्टर है। और इनडायरेक्टली जब हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है हम AS 21 की बात कर रहे हैं। लेकिन जब इस स्टैंडर्ड को करा जाता है, यानी कि इस चैप्टर को करा जाता है, तो साथ साथ में 23 और 27 भी कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ लिंक इसी से है। या यूं कहें कि इस चैप्टर को करने के बाद इन स्टैंडर्ड्स को समझने में आसानी होती है। ये आपके सबसे मेन टॉपिक है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का टॉपिक है, जिसके अंदर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। अब मैं बता दूं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही तकरीबन हम लोगों ने 40 से 50 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। अमालगमेशन के अंदर भी हमारे 50 से 60 क्वेश्चंस हैं और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर भी हमारे तकरीबन इतने ही क्वेश्चंस हैं। ब्रांच अकाउंट्स, जो कि बहुत लंबा चैप्टर है, इसके अंदर हमारे नियर अबाउट व्हाट वी कॉल 120 से 130 क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रांच अकाउंट बहुत लंबा फॉर्मिडेबल चैप्टर है और इसमें आपको फॉरेन ब्रांचेस भी करना होता है। उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसके अंदर भी हमारे 50 से 60 क्वेश्चंस हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें बनानी होंगी शेड्यूल 3 के हिसाब से, इसमें भी हमने तकरीबन नियर अबाउट 25 से 26 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। बाई बैक ऑफ सिक्योरिटी एक छोटा चैप्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने नियर अबाउट इसमें भी 15 से 20 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। खैर, मेन पॉइंट ये है कि जब आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट ये होनी चाहिए कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप मान के चलेंगे कि सबसे मेन चैप्टर है। उसके बाद अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद आप ब्रांच अकाउंट और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बाय बैक ऑफ शेयर। ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट का पार्ट होगा जहां तक प्रैक्टिकल का सवाल है, क्योंकि मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी पहले ही एनालाइज कर दिए हैं। तो जहां तक प्रैक्टिकल का सवाल है तो इस तरीके से आपने करना है। एक अच्छी तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी ये भी होता है कि आप रिसोर्सेज का ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आपके पास मटेरियल के रूप में होनी चाहिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से, पेनिट्रेटिव तरीके से करी जा सके। तो बहुत ज़रूरी, और बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन हमसे पूछते भी हैं, सर मॉड्यूल, बिल्कुल मॉड्यूल आपने करना ही करना है, ये आपका बेस है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ। होता क्या है, अगर आप मॉड्यूल को डायरेक्टली पढ़ करके, कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर क्या हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करी जा सकती है और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप में इस तरह के गुण हैं सेल्फ स्टडी करने में, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो चीज़ें लंबे अंतराल तक हमारे दिमाग में रहती हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती हैं। खैर, कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था मॉड्यूल को लेकर के, और क्वेश्चन ये था, सर अगर हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल कर लेंगे तो क्या हमारा काम चल जाएगा? आंसर मेरा है नो। होता क्या है कि खास तौर से अगर आपने पहले से कोर्स नहीं करा हुआ है, आप डायरेक्टली मॉड्यूल को करेंगे तो आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उसकी एक वजह क्या होती है कि जिस सीक्वेंसिंग में चैप्टर को करना होता है, हर चैप्टर को करने का एक सीक्वेंशियल, कि कौन सा टॉपिक पहले होना चाहिए, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, एंड सो ऑन। अनफॉर्चुनेटली मॉड्यूल में थोड़ा सा ये एक ड्रॉबैक है। मैं ये नहीं कह रहा मॉड्यूल आपका वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है ICAI, करेक्ट। बाकी प्रोफेशनल बॉडीज़ की अपेक्षा इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडेड चीज़ें इसके अंदर होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम इसमें थोड़ी सी ये होती है कि सिक्वेंशियल चीज़ें देना कई बार इंस्टीट्यूट के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होती है, इसलिए वो नहीं दे पाते। तो कई बार बच्चे, अगर तुम डायरेक्टली इनको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्सेनल है आपके पास, मॉड्यूल तो करके जाना ही जाना है, लेकिन मॉड्यूल आप डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट अटेम्प्ट करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आपने अच्छा, कहीं से अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी कोचिंग आपने ली हो, या आपने बहुत अच्छी रेफरेंस बुक को जो है रेफ़र करा हो। हाँ, एक बार जब आपने सारा कोर्स कर लिया है उसके बाद आप मॉड्यूल को करके ज़रूर जाएं, तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग को लेने के बाद भी आपने अपने मॉड्यूल को एटलीस्ट एक बार चेक कर लेना है कि मॉड्यूल में दिए हुए सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं। एटलीस्ट इस तरीके का आप में एक ट्रस्ट अपने आप में पैदा होना चाहिए। नंबर 2, जब कोर्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आपने मॉड्यूल भी कवर कर लिया है। उसके बाद ज़रूरी है कि आप फिनिशिंग टचेस में बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी को दें। फिनिशिंग टचिंग देने के लिए अगर टाइम आपके पास अवेलेबल है तो मेरी एडवाइस होगी कि पिछले 5 पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स करें, पर कई बार बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप पिछले 3 साल के जो पेपर हैं एटलीस्ट एक बार उनको देखें, करें। उसके अलावा एक तो आपको मालूम है कि एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले इंस्टीट्यूट जो है मॉक टेस्ट पेपर्स और आरटीपी इश्यू करता है, तो 2 मॉक टेस्ट पेपर और 3 आरटीपी अगर आप कर लेते हैं, आप मान करके चल लें कि आपकी तैयारी में इतनी फॉर्मेडेबिलिटी है कि अब आपको अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। इज इट क्लियर टू यू? सर, क्या ऐसा हो सकता है कि इन चीज़ों की बजाय हम कोई एक चीज़ ऐसी कर लें जिससे कि ये सारी चीज़ें भी कवर हो जाएं? बिल्कुल हो सकता है। एक बहुत अच्छी फैकल्टी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इन सारी चीज़ों को वो कवर कर लें। करेक्ट, कोई भी अच्छी फैकल्टी जो होगी और जो बड़े ऑनेस्ट तरीके से और जो वाकई में क्या बोलते हैं चाहती है कि बच्चों को बहुत फॉर्मिडेबल किस्म की कोचिंग मिले, जब वो अपना स्टडी मटेरियल तैयार करती है तो जनरली उनके स्टडी मटेरियल में मॉड्यूल की फुल कवरेज होती है और कोशिश ये भी रहती है कि पास्ट ईयर के पेपर्स और आरटीपीस भी वो कवर करते हैं। बावजूद इसके अगर आपके पास एक बहुत अच्छा हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल है तो तब आपको अलग से मॉड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मॉड्यूल को एक बार हल्का सा ज़रूर देख लें कि अपने आप को ट्रस्ट देने के लिए या उस हाई रेफरेंस मटेरियल की क्रेडिटेबिलिटी को परखने के लिए कि क्या सारी चीज़ें कवर हैं। अगर बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल और बुक आपके पास है तो तब आप इसको एस्केप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार कहूँगा कि मॉड्यूल को चेक कर लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी फिर जो इंस्टीट्यूट के 2 मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर, वो आपने ज़रूर करने हैं। करेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा जा करके इंस्टीट्यूट में ही देने हैं, आप उसको डाउनलोड कर करके खुद भी कर लें। ये आपकी फिनिशिंग टचेस का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो था किस तरीके से एडवांस अकाउंट की स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए अगर रियली में वी आर इंटरेस्टेड इन कमिंग आउट विद इट फ्लाइंग कलर ऑफ परफॉर्मेंस। करेक्ट। अच्छा जी, अब कुछ बच्चों ने बड़े अजीबो गरीब क्वेश्चन से भी मुझसे पूछे। अब उन क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा, अब कुछ बच्चों ने तो पहले हमसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन करा है पहले मैं उसके बारे में बातचीत कर लूँ। कुछ बच्चों ने हमारी कोर्स के बारे में पूछा है, एडवांस अकाउंट्स के बारे में, सीए ग्रुप 1 एडवांस अकाउंट्स। अब बेटे जो हमारा कोर्स है, जो रेगुलर प्रीमियम कोर्स है, पहले मैं ये रेगुलर प्रीमियम कोर्स की बात बता रहा हूँ। आपको मालूम है हमारा इंग्लिश वर्जन का अलग कोर्स होता है और हिंदी वर्जन जिसमें मिक्स हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ये हमारा हिंदी वर्जन कोर्स है। अब जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 180 से 200 आवर्स की। जब हम कोर्स की ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी कोशिश इसमें ये चल रही है कि कॉम्प्रिहेंसिवली मॉड्यूल को कवर कर लिया जाए, नंबर 1। और उसके बाद फिनिशिंग टचेस देने के लिए भी 25 रिविजनरी सेशन और 25 आवर्स चाहिए होते हैं पास्ट पेपर सीरीज, जिसमें कि आरटीपी एमटीपी वगैरह हम कवर करते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 9000 की है, 6 मंथ्स वैलिडिटी की, और अगर 12 मंथ्स की वैलिडिटी चाहिए तो 12000 की है। लेकिन अगर कोई रेगुलर प्रीमियम कोर्स हमारा खरीदना चाहता है एट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, तो अभी एट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट हम उसमें 25% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। 25% का डिस्काउंट है रेगुलर प्रीमियम कोर्स का। वेट, अब कोर्स की जो कवरेज होगी मैंने बताया भी है, मैं सिर्फ अपनी कोर्स की बात नहीं करूंगा, मैंने कहा मैं अनबायस्ड रहने की भी कोशिश करूंगा। कहीं से भी आप कोर्स खरीदें, आपको बस ये देखना चाहिए कि कोर्स की कवरेज जो होनी चाहिए 3 फेज के अंदर होनी चाहिए। 3 फेज का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ मॉड्यूल या जो स्टडी किट आपको सप्लाई करा गया है। फेज 2 में मैंने कहा कवरेज होनी चाहिए पास्ट पेपर्स की, आरटीपीस की, एमटीपी की, और फाइनली फिनिशिंग टचेस होने चाहिए थ्रू रिविजनरी सेशंस के। अगर कोर्स में ये फीचर्स में मौजूद हैं तो आप किसी भी फैकल्टी का कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको ये लगता है, डेमो जरूर देखें, और अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो यू गो फॉर दैट, नथिंग, नो प्रॉब्लम इन इट। अब एक बड़ी चीज़ की जो मैं चर्चा करना चाह रहा था, हमारा एक यूट्यूब चैनल है संजय वेल्किंस ऑफिशियल के नाम से, और मैंने कहा ये जो शीट्स होंगी आप इस टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, और मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक भी भेज दूंगा, तो उस लिंक के थ्रू भी आप इन शीट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक न्यूज़, कुछ बच्चे मेरे से 2 क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर क्या हम सेल्फ स्टडी अगर करना चाहें तो क्या सेल्फ स्टडी पॉसिबल है? बिल्कुल, सेल्फ स्टडी ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं पॉसिबल है। अब मैं कहूं कि नॉट, तो यह आंसर होगा बेहद गलत। यस, यू कैन मैनेज
सेल्फ स्टडी। अब मैं आपको एक हकीकत भी बताऊंगा, लेकिन बाद में। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स को देखें जिन्होंने रैंक्स स्कोर करे हुए हैं, जिन्होंने भी रैंक स्कोर करे हुए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखा होगा बहुत से इंस्टीट्यूट ये कहते फिरते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट रैंक नंबर 1 लेके आ गया, ये रैंक लेके आ गया, पब्लिसाइज करा जाता है। लेकिन हकीकत क्या होती है, उन बच्चों के रैंकर्स के, उनके सेल्फ एफर्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। अगर आप जितना ज़्यादा सेल्फ एफर्ट्स करते हैं, मैंने कहा डेट विल होल्ड यू इन ए वेरी गुड स्टेट। तो जहाँ तक सेल्फ स्टडी का सवाल है, अगर आप सेल्फ स्टडी, आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं कॉस्टली कोचिंग्स पे, इवन हमारी कोर्स पे भी, मैं इंक्लूडिंग हम अपने कोर्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, आप कॉस्टली कोचिंग्स नहीं लेना चाहते हैं या किसी कारण से आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो घबराने की बिल्कुल बातें नहीं है। मैं कुछ ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूँ। पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने दे सेल्फ स्टडी का। अब जहाँ तक सेल्फ स्टडी का सवाल है, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो मैंने अभी एक चीज़ आपसे ये जरूर कही कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं और अचानक वो मॉड्यूल को खोल लेते हैं। उनको लगता है कि मॉड्यूल को देख करके हमारे को चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और उससे होता क्या है कि उनकी इनिशियल कोशिश तो ये थी कि हम सेल्फ स्टडी करें। मॉड्यूल को देख के अचानक, क्योंकि मैंने कहा मॉड्यूल करना जरूरी है, लेकिन समस्या मॉड्यूल में ये है कि चीज़ें सिक्वेंशियल नहीं होने से बच्चों को कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी कोचिंग लगा लेते हैं। ऐसा करने की बजाय अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कुछ लम्हा पहले मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक अच्छा रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए। अच्छा रेफरेंस मटेरियल का मतलब क्या है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश भी करी थी। अच्छा रेफरेंस मटेरियल को जब आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इज ए क्लियर? उसके बाद तब आप मॉड्यूल की तरफ आएँ तो मॉड्यूल की काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। एक तो ये तरीका होता है सेल्फ स्टडी करने का, अगर आप में से कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है। लेकिन फिर भी कई मर्तबा ऐसा होगा कि आप कहीं ना कहीं अटकेंगे, कहीं ना कहीं भटकेंगे, आपको थोड़ी सी समस्या आएगी, आपको हरारत भी होगी, क्या यार इतना टफ फाइट। घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसी हैं जहां आप जाकर के क्या बोलते हैं, अपनी क्लैरिफिकेशंस कर सकते हैं, और कुछ यूट्यूब चैनल्स तो ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्री में कोर्स को दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं अगर अपने ही चैनल की बात करूँ, आप ज़रूर इस चैनल पर जा करके विजिट करें। अब हम YouTube बैच के रूप में जो आने वाला अटेम्प्ट है, उसके लिए हमारी सीरीज़ स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अभी हमने टाइमिंग डिसाइड नहीं करा है कि किस टाइम पे हम वीडियो अपलोड करेंगे। पहले तो आप इस चैनल को जा करके सब्सक्राइब करें। आप बिल्कुल फ्री में ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली एडवांस अकाउंट कर सकते हैं, और इसमें हम आपको वही कोर्स देंगे जो हमारा रेगुलर प्रीमियम कोर्स है और जिसकी कॉस्ट 9,000 से 12,000 है। यू कैन ट्रस्ट अपॉन मी। ये नहीं कि फ्री के नाम पर है तो ज़बरदस्ती ऐसी वैसी चीज़ दे दी, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ मी। अगर आपको मेरी बातें सुन करके ऐसा लगता है कि ट्रस्ट करना चाहिए, यू मस्ट गो फॉर इट। तो आप इस चैनल पे जाएं और हम अब ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, और उसमें बाकायदा टाइटल में लिखा होगा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। तकरीबन मैं आपको ये भी बता दूं, नियर अबाउट हमें 150 से 160 लेक्चर्स अपलोड करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? कोशिश हमारी ये होगी कि हर दिन हम चैप्टर को अपलोड करें। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि लाइव क्लासेस पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि अधिकतर हम फाइनल में ज़्यादा बिजी रहते हैं लाइव क्लासेस में, तो इतना टाइम नहीं हो पाता। लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि उसी दिन की हमारी रिकॉर्डिंग हो और उसी दिन हम उसको अपलोड कर दें। तो रिकॉर्ड करके, और ये लेटेस्ट ब्रांडेड रिकॉर्डिंग होंगी, और एक पर्टिकुलर टाइम पर हम इसको अपलोड करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करने की कोशिश करें और हमें बताने की भी कोशिश करें कि किस टाइम पर, जो टाइम स्लॉट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट चाहेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे डेली हम क्लासेस जो हैं अपलोड करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? और सबसे जो टफ चैप्टर है AS21, हम पहले उससे ही अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो एक तरीका तो ये है कि कहीं भी कोचिंग लगाने से पहले आप अननेसेसरली कॉस्टली अमाउंट वेस्ट ना करें। पहले तो मेरी कोशिश ये है, 2-3 वीडियो हर फैकल्टी, ये नहीं कि हमारे ही वीडियो देखना है या हम कह रहे हैं कि फ्री में मिल रहा है तो आपको यही देखना है, ऐसे भी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ना हमारी ऐसी कोई इंटेंशन है। हम तो ये कहते हैं कि सारी फैकल्टीज़ का वीडियोस देखें, जिनका वीडियो आपको वाकई में ऐसा लगता है कि इन डेप्थ है, पेनिट्रेटिव है, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो देन यू शुड गो फॉर दैट और ज्वाइन कर दें। तो अब जहाँ तक ये यूट्यूब बैच का सवाल है, तो यूट्यूब बैच के मैंने कहा ट्यूसडे से हम इसको आवाज़ करेंगे। हालांकि अभी हमारे ऑलरेडी 100 वीडियोस करीब यूट्यूब में है, लेकिन ये 1-2 दिन में अब हम प्राइवेट कर लेंगे, और उसके बाद अब जो आने वाला अटेम्प्ट है उसके लिए अब ये नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो आप इन वीडियोस को देखना शुरू करें। हाँ,
अब यहाँ पर वैसे तो मैंने कहा ये ऑलमोस्ट फ्री है। अब देखो, आप जब लेक्चर्स देखेंगे तो उसके तो कोई चार्ज है नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा या ज़्यादा फ़ायदा आपको तभी मिलेगा अगर आपके पास ये तीनों वॉल्यूम्स जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, एडवांस अकाउंट्स, ये MCQ वॉल्यूम, इंड एस और ये AS का वॉल्यूम और ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स का वॉल्यूम, अगर आपके पास ये तीनों बुक्स मौजूद हैं देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट। तो आपको बेनिफिट तभी ज़्यादा मिलेगा। और आप यकीन रखें कि हमने सारा कोर्स जो है अपलोड करना है और टिल द डे ऑफ द एग्जामिनेशन तक ये लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब पर रहेंगे। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन भी हो सकता है, सर अगर आपने बाद में प्राइवेट कर लिए, नहीं, एग्जामिनेशन के टाइम के बाद ही इनको हम जो है प्राइवेट कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जामिनेशन के टाइम तक ये हमेशा रहेंगे। और उसके अलावा वैसे ये वीडियोस जितने भी होंगे जो हम अपलोड करेंगे ये हम अपने ऐप में भी डाल देंगे। आप ऐप में भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मेरी एडवाइस तो ये होगी कि पहले आप 1-2 लेक्चर देखें। अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यू कैन गेट माइलेज आउट ऑफ इट, या आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ये रेगुलर प्रीमियम कोर्स का पार्ट है, सिर्फ ये कहने के लिए नहीं है, तो तब आप हमारी बुक्स खरीद सकते हैं। और बुक्स की कॉस्ट इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस जो है वो आप इस नंबर पे जा करके पता कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ नियर अबाउट 2100 और समथिंग लाइक दैट। तो 2900 या 2100 है, मुझे भी ठीक तरीके से याद नहीं है, तो आप स्टाफ से जा करके यहाँ पर बात कर लेना। और इतने कम प्राइस में अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको मिल रहा है तो यू मस्ट गो फॉर इट। मेरी एडवाइस तो ये होगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और ये लेटेस्ट बैंड रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा सेल्फ स्टडी करने का एक तरीका ये है, ऑलमोस्ट फ्री कोर्स करने का एक तरीका ये है कि आप YouTube चैनल पे जाकर के बैचेस को देख सकते हैं। और ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। और बेसिकली ये जो सीरीज स्टार्ट होगी, मैंने कहा ट्यूसडे से हम इसको स्टार्ट करेंगे फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो यहाँ तक ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। उसके अलावा मैंने कहा ये मेरा चैनल है, फटाफट आप इसको सब्सक्राइब करें, 1-2 जो वीडियोस हैं आप उसको देखने की भी कोशिश करें। और उसके अलावा और ट्यूसडे से हम पहले क्या बोलते हैं, अब ये वीडियो सीरीज डालना शुरू कर देंगे। और उसके अलावा और कहीं भी लेने से पहले आप 1-2 क्लासेस ज़रूर देख लें, हो सकता है कि आपका बहुत सारा पैसा जो है वो सेव हो जाए। और ये हमारा हेल्प डेस्क नंबर है, किसी भी तरह की क्वेरी आपको पूछनी हो इस नंबर पे जा करके आप पूछ सकते हैं। तो ये कुछ बातें मुझे शेयर करनी थी। तो बहुत से बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे थे, सेल्फ स्टडी के बारे में भी पूछे थे, फ्री क्लासेस के बारे में भी पूछे थे। तो अब होता क्या है कि YouTube बैच में आपको कोर्स एकदम से नहीं मिलता है, लेकिन आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहती है। अब ये ऑप्शंस तो आपके पास है ही हैं। और उसके अलावा अगर आप में से कोई चाहता है कि लमसम में उसको कोर्स एकदम से मिल जाए, तो फिर मैंने कहा आपको ये प्राइस बैंड, अगर आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी का चाहिए तो 9000 है, लेकिन अभी हम इसको 25% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, करेक्ट। और अगर 12 मंथ्स की वैलिडिटी का है तो 12000 है और 25% डिस्काउंट पर ये कोर्सेज हैं। इंग्लिश के हमारे सेपरेट वर्जन है, हिंदी के हमारे सेपरेट वर्जन है। और 3 जो हम बुक्स देते हैं ये PDF नहीं होती, ये हार्ड बुक्स होती हैं, हार्ड बाउंड बुक्स होती हैं। तो ये मुझे आज ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी। वक्त मैंने आपका ज़रूर लिया, पर एट द सेम टाइम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर मैसेजेस कि वीडियो में आपको कहाँ तक इस पर्टिकुलर सेशन से कुछ माइलेज हासिल हुई या नहीं। So on such count, I take leave of you and shall meet you, obviously, sometime else, correct, with something new. Till then, it's time to say goodbye.